हेलो एवरीवन, राम ई गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या केक के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में पूछे गए सभी क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपके सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो शुरुआत करते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। दोस्तों, सबसे पहले शब्दों पे बात करें हम लोग तो नियंत्रक मतलब कंट्रोल करना, महालेखा दोस्तों यहाँ पर महालेखा मतलब महा का मतलब होता है बड़ा, महा का मतलब बड़ा, और दोस्तों लेखा इसको इंग्लिश में बोलते हैं अकाउंट, लेखा को इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों अकाउंट। और दोस्तों परीक्षक, परीक्षक का मतलब होता है जांच करने वाला, परीक्षक का मतलब जांच करने वाला। तो दोस्तों इसका मतलब आया कि भाई बड़े अकाउंट की जांच करने वाला व्यक्ति ही नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा। और सबसे बड़ा अकाउंट देश में किसका होता है? सरकार का होता है दोस्तों, केंद्र सरकार, राज्य सरकार का होता है। तो दोस्तों नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्य क्या है? प्रमुख कार्य ये नियंत्रक महालेखा परीक्षक या केग केंद्र और राज्य सरकारों के खर्चों की जांच करता है, केंद्र और राज्य सरकारों के खर्चों की जांच करता है, मतलब उनके अकाउंट की जांच करता है, वो होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। बात करें इंग्लिश में क्या कहते हैं तो इनको CAG कहते हैं दोस्तों, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। दोस्तों ये खर्चों पर नियंत्रण नहीं रखता है, कंट्रोल नहीं रखता है, तो इसी वजह से कंट्रोलर लिखा गया है, ना कि कंट्रोलर। जनरली नियंत्रक की स्पेलिंग ये होती है कंट्रोलर, लेकिन दोस्तों केग जो है यह केंद्र सरकार या राज्य सरकार के खर्चों को नियंत्रित नहीं करता है, कंट्रोल नहीं करता, इस कारण से इसको कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कहा जाता है। इसके बारे में और कंप्लीट डिस्कस करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले बात करें पद किस तरह का है दोस्तों, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या केग का पद संवैधानिक पद है। संवैधानिक पद का मतलब है दोस्तों ऐसा पद जिसका संविधान या जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है दोस्तों, संविधान में उल्लेख हो, संविधान में उल्लेख हो। तो मतलब दोस्तों क्या है, CAG जो केग का पद है, इस पद का उल्लेख संविधान में, संविधान के भाग और अनुच्छेद में है। तो सबसे पहले बात करें संविधान के किस भाग में केग का उल्लेख है, तो दोस्तों संविधान के भाग 5 में केग का उल्लेख है। और भाग 5 में दोस्तों संघ या केंद्र से संबंधित सभी प्रावधानों का उल्लेख है, संघ या केंद्र से संबंधित। इसमें दोस्तों राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, संसद, न्यायपालिका, इन सब का उल्लेख है। इसके साथ साथ दोस्तों इसमें केग का भी उल्लेख है, CAG का भी उल्लेख है। और अनुच्छेद की बात करें कहां से कहां तक, तो दोस्तों अनुच्छेद है, अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक। इन अनुच्छेदों में CAG का उल्लेख है। अगर दोस्तों आपसे परीक्षा में केवल एक अनुच्छेद पूछ लिया जाए तो वो एक अनुच्छेद रहेगा दोस्तों आर्टिकल 148। सिर्फ एक अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद 148 रहेगा, बाकी इससे संबंधित जो सभी अनुच्छेद हैं वो 148 से 151 तक रहेंगे। आगे बात करें दोस्तों केग की संरचना, मतलब संरचना कितने सदस्य होते हैं, क्या होते हैं, तो दोस्तों इसमें एक पद होता है प्रमुख, वो होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे केग कहते हैं, और ये एक सदस्यीय संस्था है। आगे बात करें दोस्तों केग बनने के लिए, नियंत्रक महालेखा परीक्षक बनने के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए, तो सिर्फ इसकी एक योग्यता है, वो है भारतीय प्रशासनिक सेवा, मतलब IAS का वरिष्ठ अधिकारी हो। इसका मतलब है दोस्तों कि सीनियर IAS ऑफिसर को केग के पद पर नियुक्त किया जाता है। अब बात करें नियुक्तिकर्ता कौन है दोस्तों, तो भारत का राष्ट्रपति, मतलब राष्ट्रपति के द्वारा केग की नियुक्ति की जाती है। बात करें आगे तो केग का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों, ये कार्यकाल से संबंधित जो प्रावधान है ये स्टेट लेवल के सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं में, जो स्टेट PSC के एग्जाम होते हैं दोस्तों, सिविल सर्विसेज के एग्जाम, उसमें पूछा जाने वाला फेवरेट क्वेश्चन है। कौन सा? इसका कार्यकाल क्या होता है, इसका कार्यकाल होता है दोस्तों 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। दोस्तों अगर किसी व्यक्ति का 65 वर्ष की आयु पूरी हो चुकी है तो वह पहले ही रिटायर हो जाएगा केग से, अदरवाइज उसका कार्यकाल 6 वर्ष होगा। आगे बात करें दोस्तों केग अपना इस्तीफा किसे देता है, तो जो केग को नियुक्त करता है, मतलब राष्ट्रपति नियुक्त करता है, और इस्तीफा भी वह राष्ट्रपति को देगा। बात करें केग को पद से कैसे हटा सकते हैं, तो दोस्तों केग को उसी विधि से हटाते हैं जिस विधि से सर्वोच्च न्यायालय, मतलब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश या जज को हटाते हैं। तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का कार्य है वो करती है संसद, हमारी पार्लियामेंट जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और केग को हटाने का कार्य करती है। दोस्तों केग को हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में ला सकते हैं। अगर लोकसभा में प्रस्ताव लाते हैं तो लोकसभा के 100 सदस्यों का समर्थन जरूरी है प्रस्ताव लाने के लिए, और अगर राज्यसभा में प्रस्ताव लाते हैं तो राज्यसभा के 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी है प्रस्ताव लाने के लिए। इनको 14 दिन पूर्व सूचित करना पड़ेगा, और प्रस्ताव पारित करने के लिए दोस्तों विशेष बहुमत की जरूरत होगी। अगर हटाने का प्रस्ताव पारित करना है दोनों सदनों से तो इसके लिए विशेष
विशेष बहुमत की जरूरत होगी दोस्तों, और ये विशेष बहुमत होता है कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। तो दोस्तों विशेष बहुमत मतलब उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से अगर यह प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों से, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित हो जाए तो केग को अपने पद छोड़ना पड़ेगा या उसका पद रिक्त हो जाएगा। दोस्तों आगे बात करें अपन, तो भारत के पहले केग थे वो थे वी नरहरि राव। ये कई परीक्षाओं में पूछा गया है, स्टेट लेवल के सिविल सर्विसेज और एसएससी जैसे एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारत के पहले केग कौन थे, वी नरहरि राव। और भारत के वर्तमान केग है दोस्तों वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के वर्तमान केग है, सीएजी है। इससे पहले ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल भी रह चुके हैं। तो वर्तमान में सीएजी है दोस्तों गिरीश चंद्र मुर्मू। बात करें दोस्तों अब महालेखाकार की, एक नया पद स्थापित किया गया था दोस्तों। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि 1950 से 1976 1976 तक जो दोस्तों केग का कार्य था, वह केग का कार्य मतलब एक तो लेखांकन मतलब खर्चों का हिसाब रखना। केग का कार्य लेखांकन और लेखा परीक्षण दोनों ही था दोस्तों, लेखांकन और लेखा परीक्षण। इसका मतलब होता है दोस्तों, आपको सिंपल बता देता हूँ, लेखांकन का मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं अकाउंटिंग, खर्चों का हिसाब किताब रखना, और लेखा परीक्षण मतलब खर्चों की जांच करना। तो दोनों कार्य किसके थे, केग के दोनों ही कार्य थे दोस्तों। लेकिन 1976 में, वर्ष 1976 में एक नया पद बनाया गया महालेखाकार। दोस्तों इसको इंग्लिश में बोलते हैं सीजीए। सीजीए मतलब कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। मतलब जो महालेखाकारी का कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है दोस्तों लेखांकन, मतलब जो खर्चों का हिसाब रखना, जो भी सरकार खर्च कर रही है उसका हिसाब रखना। और दोस्तों महालेखाकार जो है वो केवल केंद्र सरकार के खर्चों का हिसाब किताब रखता है, राज्य सरकार के खर्चों का हिसाब किताब नहीं रखता। तो महालेखाकार का कार्य क्या है, केंद्र सरकार के खर्चों का हिसाब किताब रखता है दोस्तों महालेखाकार या सीजीए, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। तो दोस्तों ये महालेखाकार का कार्य है और महालेखाकार का पद स्थापित किया गया था 1976 में। दोस्तों यह एक वैधानिक पद है। वैधानिक मतलब इसका संविधान में उल्लेख नहीं है और ये कानून द्वारा बनाया गया एक पद है। तो ये महालेखाकार का पद है, वैधानिक पद है दोस्तों। बात करें अब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, तो दोस्तों इसका कार्य है लेखा परीक्षण। जैसा कि मैंने आपको बताया 1950 से 1976 तक इसका कार्य लेखांकन और लेखा परीक्षण दोनों था। और ये दोनों कार्य दोस्तों ये है केंद्र व राज्य दोनों सरकारों के लिए करता था। केंद्र सरकार के लिए भी करता था और राज्य सरकार, राज्यों की सरकारों के लिए भी ये लेखांकन और लेखा परीक्षण का कार्य करता था दोस्तों। तो वर्तमान में इसका कार्य क्या है, लेखा परीक्षण का है, मतलब खर्चों की जांच करता है। और दोस्तों ये केग इसके साथ साथ दोस्तों राज्यों के लिए या राज्य सरकारों के लिए, राज्यों के लिए ये अभी भी लेखांकन का कार्य भी करता है दोस्तों। केग का कार्य लेखांकन या खर्चों की जो हिसाब किताब रखने का कार्य राज्य सरकारों के लिए ये लेखांकन का कार्य करता है। और केंद्र सरकार के लिए लेखांकन का कार्य कौन करता है, वो अभी वर्तमान में करता है दोस्तों सीजीए। तो इसके बारे में और कंप्लीट डिस्कशन कर लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना रहे। तो हम लोग बात करें केग का कार्य, एक तो भारत और राज्य सरकारों के सभी खर्चों की जांच या लेखा परीक्षण या ऑडिट करना। राज्य और केंद्र सरकार दोनों सरकारों के लिए खर्चों की जांच करता है, वो करता है केग। पहली बात ये। दूसरी बात दोस्तों, अभी भी राज्य सरकारों के सभी खर्चों का लेखांकन मतलब खर्चों का हिसाब किताब भी रखता है और लेखा परीक्षण मतलब जांच भी करता है खर्चों की। तो राज्य सरकारों की 1950 से लेकर अभी तक खर्चों का लेखांकन भी और लेखा परीक्षण दोनों की जांच कौन करता है, वो करता है केग। लेकिन दोस्तों यहां पर यह ध्यान रखिएगा कि केंद्र सरकार के जो लेखांकन का कार्य है, केंद्र के जो लेखांकन है वो वर्तमान में कर रहा है सीजीए। मैंने अभी आपको बताया 1976 से केंद्र सरकार के लेखांकन का कार्य कौन करता है, सीजीए। और ये कब से कर रहा है, अभी अपन ने बात की, ये कर रहा है 1976 से। तो ये यहां तक चीजें क्लियर हुई। अब बात करें दोस्तों सभी सरकारी कंपनियों के खर्चों की जांच भी कौन करता है, वो भी केग करता है। सरकारी कंपनी मतलब पीएसयू, पब्लिक सेक्टर यूनिट, जैसे दोस्तों एनटीपीसी, ओएनजीसी, जो बड़ी सरकारी कंपनियां उनके खर्चों की जांच भी कौन करता है, सीएजी करता है। तो दोस्तों ये केग के प्रमुख कार्य थे। आई होप आप सबको समझ में आए होंगे। अब आगे बात करें दोस्तों, आगे हम लोग बात करें उससे पहले एक चीज और बता देता हूं, ये खर्चों के मितव्ययता की भी जांच करता है कि भाई खर्चा का जो है वो खर्च प्रॉपर हुआ है या नहीं हुआ है। मतलब कि जैसे खर्च, जितना खर्च होना था उतना खर्च हुआ है, उससे ज्यादा खर्च किया गया है, मतलब ज्यादा तो खर्च नहीं किया गया। और इसी की रिपोर्ट के आधार पर ही दोस्तों, इसी की रिपोर्ट के आधार पर ही जो घोटाले आते हैं सामने, जैसे 2G स्पेक्ट्रम घोटाला है, कई घोटाले हैं, तो इस 2G घोटाला जो है वो इसी की रिपोर्ट के आधार पर ही आता है दोस्तों।
अब एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करें दोस्तों, तो केग नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपनी वार्षिक रिपोर्ट दोस्तों इसकी एक रिपोर्ट तैयार करता है पूरे खर्चों की जांच करके, वार्षिक रिपोर्ट तैयार करके हर वर्ष राष्ट्रपति को देता है। वार्षिक रिपोर्ट तैयार करके राष्ट्रपति को देता है, और दोस्तों ये राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद में रखवाते हैं। केग की रिपोर्ट को संसद में रखवाते हैं और संसद इस रिपोर्ट की जांच करती है। तो दोस्तों अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि केग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है, तो केग अपनी वार्षिक रिपोर्ट देता है दोस्तों राष्ट्रपति को। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, केग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है, राष्ट्रपति को। इसका उल्लेख है दोस्तों आर्टिकल 151 में। अगर आपको आर्टिकल याद रहे तो ठीक है, नहीं तो ये जरूर ध्यान रखना है कि वार्षिक रिपोर्ट केग अपनी किसको देता है, राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद में रखवाते हैं और संसद की लोक लेखा समिति इसकी जांच करती है। वो अपन संसद में डिटेल में पढ़ेंगे। आगे बात करें दोस्तों केग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, तो पहला प्रश्न है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस प्रकार का पद है। ऑप्शन है वैधानिक, संवैधानिक, कार्यपालिका के आदेश द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अभी अपन ने पढ़ा केग का पद संवैधानिक पद है क्योंकि इसका उल्लेख संविधान में है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केग का उल्लेख संविधान के किस भाग में है। संविधान के किस भाग में पूछा गया, तो भाग 4, भाग 5, भाग 6 और भाग 9। तो दोस्तों केग का उल्लेख मैंने आपको बताया भाग 5 में है। भाग 5 में संघ या केंद्र का उल्लेख है दोस्तों, संघ या केंद्र का उल्लेख है भाग 5 में। भाग 4 में है नीति निदेशक तत्व या डीपीएसपी नीति निदेशक तत्व का उल्लेख है। अब बात करें दोस्तों भाग 6 में, तो भाग 6 में राज्य का उल्लेख है, भाग 6 में राज्य का। और भाग 9 में है दोस्तों पंचायती राज का उल्लेख, भाग 9 में पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख है दोस्तों। तो ये है आपके भाग 4 क्लियर हो गए, और नियंत्रक महालेखा परीक्षक का उल्लेख है भाग 5 में। आगे बात करें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 324 और अनुच्छेद 148। तो दोस्तों केग का उल्लेख अनुच्छेद 148 में है, अभी अपन ने पढ़ा। तो बाकी ये जैसे अनुच्छेद 76 है इसका उल्लेख इसमें है दोस्तों अटॉर्नी जनरल का उल्लेख, भारत का जो महान्यायवादी होता है अटॉर्नी जनरल का उल्लेख है दोस्तों अनुच्छेद 76 में। तो अनुच्छेद 165 में है एडवोकेट जनरल, जो राज्य सरकार का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी होता है, एडवोकेट जनरल दोस्तों इसका उल्लेख है अनुच्छेद 165 में। और 324 में है दोस्तों चुनाव आयोग का उल्लेख, जो निर्वाचन आयोग है चुनाव करवाता है, तो चुनाव आयोग का उल्लेख है दोस्तों अनुच्छेद 324 में। आपके ऑप्शन इसी तरह से तैयार किए गए हैं कि एक क्वेश्चन में आपके कम से कम 4 क्वेश्चन क्लियर हो जाए। तो ये इसी तरह से आपके ऑप्शन तैयार किए गए हैं दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की संरचना किस प्रकार है, 1 सदस्यीय, 2 सदस्यीय, 3 सदस्यीय, 4 सदस्यीय। तो दोस्तों इसको अपन ने पढ़ा, ये 1 सदस्यीय संस्था है। अगले क्वेश्चन की बात करें नियंत्रक महालेखा परीक्षक की योग्यता क्या होनी चाहिए। ऑप्शन है भारतीय प्रशासनिक सेवा का वरिष्ठ अधिकारी, राज्य प्रशासनिक सेवा का वरिष्ठ अधिकारी, सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश हो, उच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश हो। तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों भारतीय प्रशासनिक सेवा का वरिष्ठ अधिकारी हो। अगले क्वेश्चन की बात करें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केग की नियुक्तिकर्ता कौन है, तो ऑप्शन है प्रधानमंत्री, संसद द्वारा, उपराष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा राष्ट्रपति द्वारा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अपन ने जो पढ़ा है वो आपका साथ साथ रिवाइज हो रहा है। अगला क्वेश्चन है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार परीक्षाओं में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन है 5 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो, या 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। अगला क्वेश्चन नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केग अपना इस्तीफा किससे देता है, प्रधानमंत्री को, मुख्य न्यायाधीश को, उपराष्ट्रपति को या राष्ट्रपति को। दोस्तों केग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और इस्तीफा भी केग राष्ट्रपति को ही देगा, तो इसका आंसर रहेगा राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पद से किसके द्वारा हटाया जाता है। ऑप्शन है प्रधानमंत्री द्वारा, संसद द्वारा, उपराष्ट्रपति द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा केग को संसद द्वारा हटाया जा सकता है। आगे बात करें दोस्तों भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे। ऑप्शन है सुकुमार सेन, वजाहत हबीबुल्ला, वी नरहरि राव और रंगनाथ मिश्र। तो दोस्तों भारत के पहले केग थे वी नरहरि राव। दोस्तों यहां से आपके 4 क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे। सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, मतलब फर्स्ट सीईसी थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर।
वजाहत हबीबुल्ला भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। और रंगनाथ मिश्र दोस्तों भारत के पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष थे। NHRC प्रेसिडेंट थे भारत के पहले रंगनाथ मिश्र। आगे बात करें दोस्तों, भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो ऑप्शन है यशवर्धन कुमार, पिनाकी चंद्र घोष, गिरीश चंद्र मुर्मू और संजय कोठारी। तो दोस्तों भारत के वर्तमान के है गिरीश चंद्र मुर्मू। दोस्तों यशवर्धन कुमार सिन्हा ये भारत के वर्तमान में CIC है, वर्तमान चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है दोस्तों, मुख्य सूचना आयुक्त है। पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले लोकपाल है दोस्तों, भारत के पहले लोकपाल। ये कई परीक्षाओं में पूछा जाएगा और डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बारे में एक वीडियो भी है, वो भी जरूर देखिएगा। संजय कोठारी भारत के वर्तमान में मुख्य सतर्कता आयुक्त है। सतर्कता आयुक्त मतलब वर्तमान CVC है दोस्तों संजय कोठारी। आगे लास्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संदर्भ में सही नहीं है? ऑप्शन है केग लेखांकन और लेखा परीक्षण दोनों कार्य करता है। दूसरा, केग वर्तमान में केंद्र सरकार का केवल लेखा परीक्षण करता है, केग केवल लेखा परीक्षण करता है। और डी है केग आज भी राज्य सरकारों का लेखांकन तथा लेखा परीक्षण दोनों कार्य करता है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिविल सर्विस की परीक्षाओं के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कंफ्यूजन वाली स्थिति है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें, इसका आंसर रहेगा वो है सी, केग केवल लेखा परीक्षण का कार्य करता है, लेखा परीक्षण नहीं करता दोस्तों। ये अभी भी राज्य सरकारों का, जो राज्यों के लेखांकन का कार्य भी कौन करता है? वो भी केग ही करता है दोस्तों। केग वर्तमान में राज्यों के लेखांकन या अकाउंटिंग का कार्य भी करता है, तो केवल लेखा परीक्षण का कार्य नहीं करता। केवल लेखा परीक्षण का कार्य वह केवल केंद्र सरकार का करता है, मतलब दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन सही है। लेकिन कौन सा सही नहीं है ये पूछा गया है, तो दोस्तों सी ऑप्शन इसका सही नहीं है। तो दोस्तों ये जो हमारे क्वेश्चन थे आज के, इसके साथ ही ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।